नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। सेंसेक्स हमें 51,000 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। निफ्टी 50 15,000 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। तो मार्केट में आज शानदार पॉजिटिविटी देखने को मिली। निफ्टी 0.95% ऊपर था। निफ्टी बैंक ने 35,000 के लेवल को रिस्पेक्ट किया, वहां पर सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन दिखाया और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। अब निफ्टी मिड कैप में आज गिरावट दिखाई दी है। इतनी दिनों से लार्ज कैप जब गिर रहे थे उसके बावजूद निफ्टी मिड कैप ऊपर जा रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। निफ्टी मिड कैप में हमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। अब मार्केट में इतनी तेजी थी, 1% हमें निफ्टी ऊपर जाता हुआ नजर आया। उसके बावजूद आप देख पाएंगे कि डिक्लाइन करने वाले स्टॉक ज्यादा थे, एडवांस करने वाले स्टॉक 650 थे, जबकि डिक्लाइन करने वाला 1100 से ज्यादा दिखाई दे रहे थे। तो यहां पर क्लियरली हमें पता चलता है कि पॉजिटिव मार्केट भले ही दिखाई दिए, लेकिन ज्यादा स्टॉक्स इस रैली में हमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर नहीं आए हैं। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में हमें थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है। नेचुरल गैस में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब गोल्ड में इतनी गिरावट हुई थी तो यहां पर भी हमें थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है। सिल्वर के बारे में बात करें तो 1.52% की शानदार तेजी हमें दिखाई देती है। निफ्टी के चार्ट्स पर हम आ चुके हैं और यहां पर आज भी क्लियरली वोलेटिलिटी ही ज्यादा है। एक शानदार गैप अप ओपनिंग देखने के बाद थोड़ी सी तेजी ऑफ कोर्स कंटिन्यू रही, लेकिन उसके बाद फ्लैट कारोबार देखने को मिला। निफ्टी ना ही ज्यादा ऊपर जा रही थी और ना ही ज्यादा गिरावट दिखाई दे रही थी, लेकिन 12 बजे के बाद एक गिरावट दिखाई दी और शानदार गिरावट थी। 14,950 के आसपास निफ्टी आ चुका था और वहां पर डबल बॉटम बनाने के बाद, डबल बॉटम का मतलब है एक ही लेवल पर दो बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद शानदार तेजी भी दिखाई दी। और आप देख पाएंगे बाद में ज्यादा करेक्शन भी हमें देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट इंट्राडे हाई पर ही हमें निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया है। डेज कैंडल पर देखते हैं तो एक बुलिश कैंडल का निर्माण हमें दिखाई दे रहा है। एक हैमर टाइप की कैंडल है, यानी कि मार्केट नीचे चली गई थी लेकिन बुल्स हावी हो गए और वापस मार्केट को ऊपर खींचकर लेकर गए हैं। और निफ्टी फिलहाल अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेती हुई नजर आती है। वहां पर रिस्पेक्ट दिखा रही है निफ्टी 50 और वहीं पर हमें काफी दिनों से ट्रेड करती हुई भी नजर आती है और अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों से इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वापस प्राइस रिजेक्शन भी दिखा देता है। कल भी इस लेवल के बारे में बात की थी, 15,100 का लेवल, ये शॉर्ट टर्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और निफ्टी आज उसी लेवल पर खड़ा है। 15,009 लेवल तो 2 पॉइंट, तो ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल टूटता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो है 15,250 का लेवल। अगर ये दो लेवल टूट जाते हैं तो मार्केट में हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। नीचे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 14,850 का लेवल। अगर ये लेवल टूटता है तो और भी क्रैक हमें देखने को मिल सकता है। तो यहां पर निफ्टी फिलहाल तो अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। अब आरएसआई के बारे में बात करते हैं। आरएसआई का नंबर 55.68 है। तो यहां पर आरएसआई धीरे धीरे करके ऊपर जाता हुआ नजर आता है। कोई बम्पर मूव हमें आरएसआई में दिखाई नहीं दे रहा है। आज स्टॉक मार्केट में क्या न्यूज़ देखने को मिली उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वेदांता से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस जब तक नहीं हो जाता तब तक गोवा में अपने माइनिंग प्लांट को ये ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये एक स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ हमें दिखाई देती है। वोडाफोन से रिलेटेड एक न्यूज़ है। वोडाफोन का कहना है उनका जो टावर बिजनेस है कुड बी वर्थ 14.7 बिलियन यूरोज एट फ्लोट। तो वोडाफोन के बारे में बात करें तो मेरा मानना है अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ये चाहती है कि मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो जाए या फिर डिओपोली क्रिएट हो जाए, जियो एयरटेल रह जाए, ज्यादा प्लेयर्स रहेंगे, कॉम्पिटिशन रहेगा, तो ये एट लास्ट कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए वोडाफोन का जो टेंशन बना हुआ था कि अभी इंडियन मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, वो टेंशन बहुत ही कम हो चुका है। वो टेंशन फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं, जितना पैसा आप खोने के लिए तैयार हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी तो कई सारी ब्लू चिप कंपनीज पड़ी हैं जहां पर पैसे लगाए जा सकते हैं। माइंड स्पेस रेट से रिलेटेड एक न्यूज है कि उनके बोर्ड ने शायद वो अप्रूव कर देंगे 450 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान। अभी इनके लिए जरूरत भी है क्योंकि काम करने के लिए ऑफकोर्स पैसे चाहिए, लेकिन आरईआईटी में क्या होता है 80% का जो इनकम होता है डिविडेंड के तौर पर बांटना पड़ता है। अगर कुछ खर्चा आ गया, कुछ एक्सपेंशन करना है तो बाहर से ही पैसे उठाने पड़ते हैं, इसलिए फंड रेजिंग करना बहुत ही जरूरी है। अब टेस्ला से रिलेटेड एक न्यूज है। टेस्ला 1/3 वैल्यू खो चुका है। 1/3 का मतलब है कि 30% गिरावट हमें टेस्ला में दिखाई दी है। अब टेस्ला में तो अभी मैं न्यूज क्यों बता रहा हूं आपको, हमारी इंडियन मार्केट से रिलेटेड नहीं है, उसके बावजूद मैं आपके साथ ये न्यूज शेयर कर रहा हूं। उसका रीजन एक बार समझ लीजिए। फिलहाल बॉन्ड यील्ड में हमें तेजी देखने को मिली। मार्केट में
प्रेशर देखने को मिला, गिरावट आई थी और अभी भी हमें कुछ हद तक वो प्रेशर दिखाई देता है। जो हिसाब से पहले तेजी चल रही थी वैसी तेजी हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ इंडियन मार्केट्स नहीं, ग्लोबली भी मार्केट्स में हमें यही चलता हुआ नजर आता है। तो इसमें जो प्रेशर आया वो ओवरऑल मार्केट में तो दिखाई दिया, लेकिन स्पेसिफिकली जो ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं वहां पर हमें ज्यादा प्रेशर दिखाई दिया था। अगर आप डाउ जोन्स को कंपेयर करते हैं नैस्डैक के साथ तो आपको पता चलेगा डाउ जोन्स में ज्यादा गिरावट नहीं आई है, जबकि नैस्डैक जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स ही ज्यादा होते हैं वो इंडेक्स में, वहां पर हमें वो को 14,000 के लेवल से 12,500 तक आ चुका है। 10% की गिरावट हमें नैस्डैक में देखने को मिली है। तो ग्रोथ वाले स्टॉक्स बहुत ही तेजी से गिर रहे हैं, तो उनके वैल्यूएशंस भी ज्यादा हो चुके थे, इसीलिए वहां पर गिरावट हो रही है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप कोई भी ग्रोथ स्टॉक में निवेशित हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। भले ही आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, लेकिन फिर भी ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं किसी ग्रोथ स्टॉक में तो भी इस बात को ध्यान में रखने के बाद आप निवेश करने के बारे में भी सोच सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करने के बाद इस पर कोई डिसीजन ले सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज शेयरहोल्डर्स अप्रूव रेजिंग अप टू 3,750 करोड़। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयरहोल्डर्स के लिए। फिलहाल रियल एस्टेट स्टॉक में शानदार तेजी भी हमें देखने को मिली है, तो लॉन्ग टर्म के निवेशक होल्ड कर सकते हैं। बाकी मेरा पर्सनली मानना है कि रियल एस्टेट स्टॉक में रिटेल निवेशक ज़्यादा सूटेबल नहीं है। ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो सेक्टर है पूरा का पूरा रिटेल निवेशक के लिए इतना सूटेबल नहीं है। बाकी तो आप ऑफकोर्स आपकी मर्जी है। ब्लैक स्टोन इज सेड टू कॉल ऑफ एम्फोसिस स्टेक सेल ऑन वैल्यूएशन। एम्फोसिस में ब्लैक स्टोन वाले अपना स्टेक सेल करना चाहते थे, अपना स्टेक बेचना चाहते थे, लेकिन फिलहाल वो नहीं हो रहा है। वो जो वैल्यूएशन डिमांड करे थे, वो जो ऑफर डिमांड करे थे, वो ऑफर एक्सपेक्ट जो किया था वो अभी तक बिड नहीं आया है, तो इसके लिए फिलहाल हमें ये टालता हुआ नजर आता है। कोल इंडिया से रिलेटेड एक न्यूज़ है। कोल इंडिया अप्रूव्स 32 माइनिंग प्रोजेक्ट्स वर्थ 47,000 करोड़ दिस फिस्कल। तो ये कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात बनकर आती है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही एग्रेसिव होकर इस स्टॉक में मैं निवेश करने की राय नहीं दूंगा। उसका रीज़न है PSU स्टॉक है, इसमें डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा होता है, ग्रोथ करने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। कंपनी डिविडेंड में ही सब पैसा बांट देती है, तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में पर्सनली कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। BPCL से रिलेटेड न्यूज़ है। BPCL में फिलहाल बहुत ही तेजी देखने को मिली थी। उसका रीजन ये था कि स्पेशल डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। अब स्पेशल डिविडेंड अनाउंस होगा तो ऑफकोर्स सबको फायदा होगा, गवर्नमेंट को होगा, छोटे मोटे निवेशक सबको फायदा होगा। तो इसके कारण स्टॉक में पहले तो तेजी आई, स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन अभी फिलहाल एक ब्लॉक डील अनाउंस कर दी गई है। 3,700 करोड़ के आसपास की बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है, तो लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाती है, नए शेयर्स हमें इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आते हैं। इसके कारण भी हमें टेंशन बनता नजर आता है और स्टॉक में आज हमें गिरावट भी देखने को मिली। ईज माई ट्रिप का IPO चल रहा है, सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अब MTARKET टेक्नोलॉजीज IPO में भी हमने अप्लाई किया था, ईज माई ट्रिप में भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आप अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। QIBs ने 0.28% का सब्सक्रिप्शन किया है। NIIs 4 टाइम्स से ज़्यादा हो चुका है और रिटेल इन्वेस्टर हमेशा की तरह बहुत ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। 32 टाइम्स से भी ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। ओवरऑल 60 टाइम्स के ज़्यादा का हमें सब्सक्रिप्शन होता हुआ नजर आता है। ओवरऑल एक ग्रोथ वाला स्टॉक है, अच्छी कंपनी है जहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, निवेश करना चाहते हैं भी कर सकते हैं और लिस्टिंग गेन्स के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।